गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे क्लास 12th बायो केमिस्ट्री का चैप्टर 6 हमारा है, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम से संबंधित। आप कहा जाता है धातु कर्म क्या होता है, धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी। तो अगर क्लास 12th में आता है धातु कर्म क्या होता है, तो आपको पूरा नोट्स यहाँ पे लिखित लेके आए हैं, बताएंगे कि आपको कैसे कैसे क्या करके लिखना है, क्या क्या रहेंगे, हर एक नोट पॉइंट में आपको यहाँ पे समझाता चलूँगा, ठीक है ना। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रहे सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और यहाँ पे है धातु कर्म क्या होता है। तो भूपर पट्टी से धातुओं को पृथक करने के लिए जो जो भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम किए जाते हैं उन्हें सामूहिक रूप से धातु कर्म कहते हैं। तो धातु कर्म क्या होता है, भूपर पट्टी से धातुओं को पृथक करने के लिए जो जो भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम किए जाते हैं उन्हें सामूहिक रूप से धातु कर्म कहा जाता है, मेटलर्जी कहते हैं। धातु उन तत्वों को कहते हैं जो अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि बात आएगी धातु क्या होती है, तो धातु वे तत्व होते हैं जो अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम लोग धातु कहते हैं। कभी कभी बात आती है धातु की, तो धातु वे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग अधातु के नाम से जानते हैं, ठीक ना। धातुओं में आघात वर्धनीयता, तन्यता, खनक, उष्मा की चालकता इत्यादि गुण उपस्थित होते हैं। जो धातु होते हैं उसमें आघात वर्धनीयता क्या है, इसको पीट पीट कर जो लंबी चादरें बनाते हैं वो धातुओं में आघात वर्धनीयता के कारण ही हम लोग उसको पीट पीट कर लंबी चादरें बनाते हैं। और तन्यता क्या है, अगर धातु में तनने का गुण ना होता तो क्या आज हमारे पास तार उपलब्ध होते मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी उपलब्ध ना होते। खनक क्या है, आप जानते हैं कि जब उसको आप टच करते हैं एक दूसरे से, उसको अगर टच कराते हैं तो धातु में देखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं आवाज़ें निकलती हैं, तो खनक का भी गुण पाया जाता है। और उष्मा, आप जब इसको आग के सामने ले जाएंगे तो ये क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, ठीक है ना। वही उष्मा की चालकता, यानी कि यहाँ पे अगर धातु गर्म करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर है पृथ्वी के भूपर पट्टी में धातु में सर्वाधिक मात्रा एल्युमिनियम की मिलती है। जो पृथ्वी की भूपर पट्टी है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, अगर उसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा धातु में, तो सबसे ज़्यादा मिलता है एल्युमिनियम। कितना मिलता है, 7.5%। एल्युमिनियम की जो प्रतिशत मात्रा होती है भूपर पट्टी पर कितना है, 7.5% होती है। इसके बाद लोहा है, लोहा को Fe कहते हैं, जिसका 4.2% है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में अगर देखें तो सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है धातु में, एल्युमिनियम की होती। कितनी होती है, 7.5% तक ही होती है। और इसके बाद लोहा होता है, लोहा कितना होता है, 4.2% तक होती है, ठीक ना। और भूपर पट्टी में अधातुओं की सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की होती है। अगर वही भूपर पट्टी में देखिए तो अधातु में कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी होती है, 49.1% पाई जाती है, ठीक ना। इसके बाद सिलिकॉन आता है, 26% होती है। सिलिकॉन के धातु में कितना होता है, तो 26% होती है। अगर देखा जाए तो धातु में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की और धातुओं में एल्युमिनियम की, धातु में ऑक्सीजन की, धातु में एल्युमिनियम की। धातुओं में सबसे कम Fe और अधातु में सबसे कम, मतलब कि इससे कम सिलिकॉन की होती है। उपस्थित बात करें अगर धातुएं कहाँ उपस्थित होती हैं, ऑक्रेंस धातुएं भूपर पट्टी के निम्नलिखित 2 रूपों में पाई जाती हैं। कौन कौन से रूपों में, पहला तो स्वतंत्र अवस्था, दूसरा संयुक्त अवस्था के रूप में धातुएं पाई जाती हैं। स्वतंत्र अवस्था में कौन पाई जाती हैं और संयुक्त अवस्था में कौन पाई जाती हैं, तो धातुएं, कम क्रियाशील धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जो कम क्रियाशील धातु होती हैं वो प्रायः स्वतंत्र अवस्था में ही हमारी भूपर पट्टी पर पाई जाती हैं। जैसे कौन कौन से, सोना और प्लेटिनियम। तो कम क्रियाशील धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना और प्लेटिनियम। वो संयुक्त अवस्था में जो क्रियाशील धातुएं होती हैं
जैसे क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु, यानी कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए जितने भी तत्व हैं वो हमारे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। वहीं पर अगर देखिए कुछ धातु ऐसी होती हैं जो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि कॉपर, चांदी और लोहा। ये सब क्या होती हैं, इसमें संयुक्त और संयुक्त के साथ साथ ये हमारी मुक्त दोनों यानी स्वतंत्र दोनों अवस्थाओं में हमारी पाई जाती हैं। फिर हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों अधात्री या गैंग। अधात्री या गैंग क्या होता है, अगर आ जाता है तो अधात्री या गैंग किसे कहते हैं, तो अयस्क में उपस्थित बालू, कंकड़, पत्थर, तिनके, मिट्टी आदि अधात्री या गैंग कहलाते हैं। अधात्री या गैंग किसे कहते हैं, तो जो अयस्क होते हैं, अयस्क में क्या क्या पाए जाते हैं, हमारे बालू उपस्थित होते हैं, कंकड़ उपस्थित होते हैं, पत्थर उपस्थित होते हैं और उनके छोटे छोटे तिनके और मिट्टी भी साथ में उपस्थित होती है, और इन्हीं को ही अधात्री या गैंग का नाम दिया गया है। तो अब अगर कहीं पर अधात्री या गैंग आ जाए तो जो हमारे अयस्क होते हैं, अब अयस्क क्या, जैसे कि मान लो लोहे का अयस्क है, चांदी का अयस्क है, या फिर आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो इसमें छोटे न छोटे कहीं ना कहीं बालू, कंकड़, पत्थर आदि उपस्थित रहते हैं, जिसे हम लोग अधात्री या गैंग कहते हैं। जैसे कि चाय बनाते हैं तो चाय में देखिए चाय पत्ती हो गई और अदरक हो गया, तो ये सब जो वहाँ पे उपस्थित होते हैं बिना छाने से पहले, बिना छन्नी के पहले, तो अधात्री और गैंग के रूप में ही कार्य करते हैं। दूसरा आता है अयस्क यानी कि ओर्स। अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक तथा इनसे धातु का निष्कर्षण आर्थिक रूप से या दृष्टि से लाभदायक होता है, उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क वे होते हैं, अयस्क वे खनिज जिनसे धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक सर्वाधिक होती है तथा इन धातुओं का निष्कर्षण आर्थिक रूप से या दृष्टि से लाभदायक होता है, उसे हम लोग अयस्क का नाम दिए हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। एक बात ध्यान देना, जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो चलिए अब देखते हैं खनिज क्या होते हैं। तो खनिज की बात करें, अगर खनिज देखिए मिनरल्स, जिसको खनिज को क्या बोलते हैं, मिनरल्स, तो खनने से प्राप्त होने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। जो खनने से प्राप्त होती पदार्थों उसे क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। यानी कि धातुएं भूपर पट्टी में मुक्त एवं संयुक्त अवस्था जिन रूपों में पाई जाते हैं उसे खनिज कहते हैं, या फिर ऐसे देख सकते हैं, या फिर जो खनने से प्राप्त होती हैं उसे खनिज कहते हैं, या फिर जो धातुएं होती है भूपर पट्टी में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती हैं, और इन्हें हम लोग क्या कर देते हैं, खनिज का नाम दे दिए हैं। अगर इनके देखें तो इसके निम्नलिखित दो प्रमुख पद होते हैं, पहले धातु का निष्कर्षण, दूसरा धातु का शोधन। अब धातु का निष्कर्षण और धातु का शोधन, तो जो धातु का निष्कर्षण होता है, अयस्क में से धातुओं को पृथक करने की जो वृद्धि होती है उसे धातु का निष्कर्षण कहते हैं, ठीक ना। अयस्क से धातुओं को पृथक करने की क्रिया जो होती है उसे हम धातु का निष्कर्षण कहते हैं। अब अगले वीडियो में अगर मैं बनाऊंगा अगले लेक्चर तो उसका अलग टॉपिक रखेंगे धातु का निष्कर्षण, क्योंकि आप यहाँ पे हेडिंग लेके चलेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। हम लोग को पूरा सिलेबस बाद में देखेंगे, पहले आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाएंगे। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 6 से है, धातु कर्म जानेंगे जितने प्रोसेस होती हैं। अब इसके आगे जानेंगे धातु का निष्कर्षण, वो अलग वीडियो में बता देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और अपने इस एसकेएम स्टडी परिवार से जुड़े रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए और टॉपर आप ही बनेंगे। आप अपने ऊपर गट्स, खुद पर विश्वास रख के मेहनत करेंगे तो कभी आप असफल जिंदगी में नहीं होंगे। ओके।